हेलो, आज का टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ फीवर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी टेम्परेचर में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, रेगुलेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी की ओर चलते हैं। तो सबको इस फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो फिजियोलॉजी है उसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब फिजियोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर चल रहे फंक्शन यानी रेस्पिरेशन, या किसी भी टॉपिक को ले लें जैसे टेम्परेचर का ही हो गया, तो वो टेम्परेचर किस तरह से उसके बॉडी के अंदर काम करता है, कैसे बनता है, उससे हम कहते हैं फिजियोलॉजी, या उसके फंक्शनिंग को पढ़ना। तो जैसे टेम्परेचर कैसे फंक्शन करता है हम वो देखते हैं। तो ह्यूमन में बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होता रहता है। हीट इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड और साथ के साथ उसके बॉडी में हीट का कंटिन्यूस लॉस भी चलता रहता है। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आता है, एक बैलेंसिंग टेम्परेचर आता है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर, बैलेंस टेम्परेचर, जो कि हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस की एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आता है। ये पहला एक्सप्लेनेशन हुआ बॉडी टेम्परेचर का। और बॉडी टेम्परेचर का दूसरा एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन हम कहेंगे इट इज़ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी। इट इज़ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी, दैट इज़ बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कोर टेम्परेचर और दूसरा सरफेस टेम्परेचर। तो इसमें आपके लिए मेरे पास एक फिगर है, उसको मैं लेकर आती हूँ। तो ये इमेज आ गया। हम लोग कोर टेम्परेचर का बात करते हैं सबसे पहले। तो कोर टेम्परेचर मतलब डीप टिश्यूज़, कोर मतलब डीप टिश्यूज़ जो है कंटिन्यूसली हीट का प्रोडक्शन करते रहते हैं। हीट का प्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म। दे आर द जो डीप टिश्यूज़ है वो मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म से किसी भी रिएक्शन में हीट तो प्रोड्यूस होता ही है। तो वो हीट, दैट इज़ बॉडी का मेटाबॉलिक रेट। हीट को अगर हम मेज़र करते हैं बॉडी में तो उसको BMR कहते हैं। BMR इज़ द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ हीट। हीट को मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसे BMR कहते हैं। तो डीप टिश्यू जो है, ऑर्गन्स के टिश्यूज़, उनमें कंटिन्यूस मेटाबॉलिज्म होता है, हीट प्रोडक्शन होता है। और फिर ये डीप टिश्यूज़ कहाँ लोकेटेड है? तो सबसे पहले थोरैकिक कैविटी, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी और एक क्रेनियल कैविटी। ये तीनों कैविटी में, थोरैकिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और क्रेनियल कैविटी, इन सब में ये सारे टिश्यूज़ डीपली लोकेटेड है। और इसमें क्या क्या डीप टिश्यूज़ में समझ गए हम। इसके अंदर थोरैकिक कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डीप टिश्यूज़ होते हैं। और इसके अंदर ऑर्गन्स क्या क्या आ जाएंगे? कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है जैसे ब्रेन, लीवर, हार्ट, और साथ के साथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, बोन से अटैच्ड भी मसल्स है, इन सब में कंटिन्यूस हीट प्रोडक्शन होता है। तो इसे हम कह दिए कोर टेम्परेचर। और सरफेस टेम्परेचर में क्या क्या आता है? सरफेस टेम्परेचर में आता है स्किन,
सबक्यूटेनियस टिश्यू यानी स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यूज़ हैं, फैट टिश्यू। तो इन सब का क्या काम है? ये सब हीट प्रोडक्शन नहीं, ये हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर जो कोर वाला है, कोर टेम्परेचर ये हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, और सरफेस टेम्परेचर उस प्रोड्यूस्ड हीट को बाहर निकलने से, कोर वाला हीट का प्रोडक्शन कर रहा है और सरफेस वाला हीट प्रोडक्शन को बाहर निकलने से रोक रहा है। तो इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है और मेंटेन रहता है। और इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कमांड आता है हाइपोथैलेमस से। ये है हमारा छोटा सा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, मैसेजेस देता है बॉडी को कि हीट अगर बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, हीट का प्रोडक्शन कोर पार्ट से हीट प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, उसे बाहर निकलना है तो कैसे निकालेंगे? समय हम अगर हीट लॉस करना है बॉडी को तो वो कैसे होगा, और हीट का प्रोडक्शन करना है तो वो कैसे होगा? तो हीट लॉस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? हीट लॉस होता है पर्स्पिरेशन यानी पसीना निकलना, ब्लड कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ब्लड जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और हीट लॉस होना कम हो जाता है। उसके बाद है जो BMR है उसी को वही कम कर देगा, यानी हीट प्रोडक्शन का जो मैकेनिज़्म है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, उसको वो कम करेगा ताकि हीट लॉस ना हो। उसके बाद हीट को प्रोड्यूस करना है तो उसमें ये क्या करेगा? तो सबसे पहले तो BMR को बढ़ाएगा, उसके बाद शिवरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। शिवरिंग प्रोसेस में बॉडी है वो कंटिन्यूसली शिवर करती है, जिसकी वजह से मस्कुलर एक्टिविटीज़ बढ़ता है, और जब भी कोई एक्टिविटीज़ होता है यानी मैकेनिकल एनर्जी बनेगा और साथ के साथ हीट प्रोड्यूस होता है, तो इससे बॉडी का टेम्परेचर बनता है। उसके बाद है पाइलो इरेक्शन होता है, तो ये स्वेटिंग को प्रिवेंट करेगा और इस तरह से कूलिंग इफेक्ट ना होकर हीटिंग इफेक्ट को प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़े फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फिजियोलॉजी हम समझ गए कि फंक्शनिंग कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम इसे इरेज करते हैं फटाफट से। और आते हैं अगले स्लाइड के लिए। तो हम आते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो ये हमारा अगला स्लाइड है, बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज जानना है। तो हम थर्मोमीटर से अलग अलग तरह का थर्मोमीटर आता है। ये स्ट्रिप थर्मोमीटर है, दिस इज स्ट्रिप थर्मोमीटर, दिस इज डिजिटल थर्मोमीटर, दिस इज मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर, ये भी डिजिटल थर्मोमीटर है, एनालॉग थर्मोमीटर भी हम कहते हैं। तो नॉर्मल रेंज क्या होगा? तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में हम जैसे जाएंगे कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, यानी बॉडी टेम्परेचर वैरीज अकॉर्डिंग टू प्लेस, यानी बॉडी के किस पार्ट पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं। तो जैसे एक्सिलरी टेम्परेचर लिया जा रहा है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम बात करेंगे ओरल, मुंह में डाल के, माउथ में डाल कर हम लेते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद रेक्टल या रेक्टल से सब समझ रहे हैं, रेक्टम में, और टिम्पैनिक मतलब ईयर लोब में थर्मामीटर आएगा तो वो आएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बॉडी के अलग अलग एरिया में टेम्परेचर अलग अलग आता है, और 97.6 डिग्री एक्सिलरी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रेक्टल और टिम्पैनिक। तो इस तरह से हम टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन नर्सिंग।
हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ा और हम अब आ रहे हैं इसके अगले पार्ट पे, दैट इज़ रेगुलेशन। इन टर्म्स ऑफ नर्सिंग हम इसे पढ़ेंगे। तो सपोज़ किसी का टेम्परेचर हाई है, उसको फीवर है, और इलेक्ट्रिक फ़ैन ऑन कर देंगे ताकि उसको ठंडा हवा आए और उसको उसका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो। कोल्ड ड्रिंक जो है, शिवरिंग अगर पर्सन का हो रहा है तो उस केस में नहीं देना है। अदरवाइज़ वी कैन डी कोल्ड ड्रिंक, मतलब थोड़ा ठंडा में देने की, पूरा ही चिल कर दे तो उसको कफ और निमोनिया होने का चांसेस है। हल्का कोल्ड में उसे ड्रिंक देना है, इलेक्ट्रिक फ़ैन को ओपन करना है, और उसके बाद कुछ पिक्चर्स है आपके लिए। तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक देंगे और इलेक्ट्रिक फ़ैन में उसे फ़ैन करेंगे ताकि इन्वायरमेंट से उसका टेम्परेचर हटे। उसके बाद हम लोग देंगे उसे, दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड कंप्रेस। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक जेल है, कूलिंग जेल पैड। इसको और कोल्ड कंप्रेस को, दैट इज़ ये जो है, इसमें हम लोग आइस भर देंगे। इसमें हम आइस भरते हैं, वो बॉडी को सेकने में मदद करेंगे और उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होगा। तो पहला हमने सुना, कोल्ड ड्रिंक देना है, इलेक्ट्रिक फ़ैन से उसको कूल करना है, कोल्ड कंप्रेस देना है, अलग अलग तरीके से। इसमें हम इसको खोल के इसमें आइस भरते हैं और फिर बंद करते हैं और कोल्ड कंप्रेस देते हैं। उसके बाद कोल्ड स्पंजिंग करना है। कोल्ड स्पंजिंग की बात करें तो ये देखिए, इस बच्चे का कोल्ड स्पंजिंग हो रहा है, ये कोल्ड स्पंजिंग हुआ। कोल्ड स्पंजिंग यहाँ पे भी इस कार्टून में कोल्ड स्पंजिंग किया जा रहा है। कोल्ड स्पंजिंग या फिर कोल्ड बाथ, पेशेंट को हल्का नहला देंगे नॉर्मल पानी से, या फिर कोल्ड पैक्स लगाएंगे। पैक्स में वही आया, कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक्स। इसके बाद हम इसको पेशेंट को, सीवियर केसेस में ये सब होता है, अनीमास देंगे, ENEMAS। इसके पेशेंट के रेक्टल वे के थ्रू हम उसमें पानी पंप करते हैं और पानी देने से जो स्टूल है वो हार्डेंड था, वो बाहर इजेक्ट होने के लिए स्टिमुलेट होता है। फीवर के केस में कुछ जो है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठप हो जाता है, यानी बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत ही, बॉडी एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, सारे सिस्टम में अलग अलग तरह का इफेक्ट आता है। उसी तरह एलिमेंट्री केरला में कुछ पेशेंट में सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होगा, और सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो स्टूल है वो बहुत टाइम तक बाहर नहीं निकल पाएगा, वो सड़ जाएगा और जहरीला बन जाएगा, और अगर कंटिन्यूसली उससे एब्जॉर्प्शन हुआ तो ब्लड बहुत जहरीला हो जाएगा। तो एनिमास देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो हम एनिमास देंगे। उसके अलावा हम उसे एक्सट्रीम केसेस में हम हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट या फिर मैट्रेस का यूज़ कर सकते हैं। हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट, ये देखिए कोल्ड ब्लैंकेट है, इससे उसे कवर कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे भी ये चीज़ हो रहा है, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट। तो ये तरीका है रेगुलेशन इन नर्सिंग। हम उसे कोल्ड ड्रिंक देंगे, इलेक्ट्रिक फ़ैन में उसे ठंडक पहुँचाएंगे, कोल्ड कंप्रेस देंगे, उसके बाद अनीमास देंगे, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट में हम उसे रख सकते हैं। और अगर पेशेंट सीवर कर रहा है, सपोज़ एक केस आ गया हमारे पास कि अगर पेशेंट सीवर कर रहा है, पेशेंट इज़ सीवरिंग, ये सब केस मलेरिया में आता है, इट्स सीवरिंग इन केस ऑफ मलेरिया में टेम्परेचर बहुत रैपिडली राइज होता है और उसका सीवरिंग है, तो सीवरिंग जो है मस्ट बी स्टॉप्ड। सीवरिंग को स्टॉप करने के लिए पहले तो बात, सीवरिंग होता है तो इतना डरने का क्या बात है। सीवरिंग होने की वजह से जो पेशेंट है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा, उसके मस्कुलर एक्टिविटीज़ होंगे,
और फिर हीट का प्रोडक्शन होगा। हीट प्रोडक्शन अगर होता गया तो फिर फीवर का, इन केस ऑफ फीवरिंग, जो फीवर है उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, टाइम जो है ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमें सीवरिंग को रोकना है। इनफैक्ट सीवरिंग से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीवरिंग से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने से हीट प्रोडक्शन होगा। उसके अलावा बॉडी सेल में O2 का यूजेज बढ़ेगा, O2 यूजेज बढ़ेगा, उससे O2 यूजेज के साथ साथ बॉडी सर्कुलेशन बढ़ेगा। हाइपर वेंटिलेशन का केस हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन विच कैन लीड टू अल्कालोसिस, ब्लड के pH लेवल में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे बॉडी फंक्शनिंग का डिफेक्ट आ सकता है, पेशेंट कैन डाई ऑल्सो। इसीलिए सीवरिंग पेशेंट का हमें स्पेशल ख्याल रखना होता है। उसका स्पेशल केयर हम फीवर में अलग से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि फीवरिंग पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं देना। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोडक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन का फैक्टर्स, सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म, हमने पहले पढ़ा। मेटाबॉलिज्म होता है सेल्स के फंक्शन बढ़ते हैं, सेल्स में साथ के साथ ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के साथ O2 का कंजप्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद मसल एक्टिविटी, अगर पेशेंट मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें जो वो वर्क करता है, किसी भी वर्क के साथ हीट का रिलीज़ होता है, उसका हीट बढ़ेगा। उसके बाद सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ये स्टिमुलेशन इज़ फाइट या फिर फ्लाइट वाला केस होता है। ये इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी और नर्वसनेस के केस में आता है। जब भी बंदा इमोशनल एक्साइटेड होता है, उससे एंग्जाइटी हो रही हो या फिर वो नर्वस हो रहा है, तो उस केस में उसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है और हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। दिस आर फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और इन सब ग्लैंड से उसमें फ़ाइट और फ्लाइट वाला टेंडेंसीज आता है। और जब भी हम फाइट और फ्लाइट करते हैं तो हम सबसे पहले तो हम अपने मसल्स को तैयार करेंगे, मस्कुलर, ताकि भागने की तैयारी हो सके या लड़ने की तैयारी हो सके। तो इस तरह से हम याद कर रख सकते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से हीट का प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके बाद डिजीज़ कंडीशन हो, सपोज़ किसी बैक्टीरिया का इन्वेजन हुआ या इन्फेक्शन वाला केस हुआ, तो उस केस में बॉडी एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन अपना हीट को बढ़ाता है ताकि उस बैक्टीरिया को मार सके। और इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर हमारा बॉडी हीट जो है इफ़ेक्ट होगा, यानी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हीट लॉस। हीट लॉस किस किस बात पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले तो स्लीप। अगर आदमी अच्छे से नींद ले रहा है तो फिर उसका बॉडी टेम्परेचर कम होगा। स्लीप से क्या मतलब है? स्लीप जब हम करते हैं तो बॉडी रेस्ट करती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कुछ हद तक स्लो हो जाता है, और स्लो होता है तो फिर टेम्परेचर भी कम डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फास्टिंग का केस है। फास्टिंग के केस में इंसान क्या करता है? वो खाना पीना छोड़ देता है। इसके अलावा उस खाना खाने की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। बॉडी को एक तरह से रेस्ट मिल गया ना, एलिमेंट्री कैनाल में खाना ही नहीं जा रहा तो मेटाबॉलिज्म लो होगा, तो हीट प्रोडक्शन लो होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद अगर वो बंदा बीमार है, अगर वो बीमार है या फिर उसकी सुस्त सा है, तो उस केस में उसका हीट प्रोडक्शन
घट जाता है और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका रीज़न है जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वो जो है डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस्ड नर्वस सिस्टम जो है डिप्रेस्ड इन द सेंस वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वो बंदा बीमार है तो कोई भी आदमी बीमार पड़ता है उसके सारे सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और हीट प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई नारकोटिक्स ड्रग ले रहा है, नारकोटिक्स ड्रग हुआ अफीम, दारू, जिस इन सब ये सब जो नारकोटिक्स ड्रग्स है ये स्लीपिंग इफ़ेक्ट लाता है, तो ऑब्वियसली बॉडी फिर रिलैक्स करेगा और उसका टेम्परेचर कम होगा। और अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, स्नोफॉल है, तो उस केस में भी बॉडी का हीट लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट लॉस। और उसके बाद बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि जो बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, तो जो हीट लॉस होता है वो किन मेथड से होता है। तो सबसे पहले तो कंडक्शन पहला मेथड है, उससे बॉडी लॉस होता है। कंडक्शन मतलब बॉडी के कांटेक्ट में जो है उसके थ्रू। उसके बाद कन्वेक्शन, यानी हीट लॉस तो होता है एनवायरनमेंट में, हीट लॉस होता है वाया एयर, तो उसे हम कहेंगे कन्वेक्शन। कंडक्शन मतलब वाया कांटेक्ट, कन्वेक्शन। उसके बाद हम रेडिएशन का बात करते हैं। रेडिएशन जो है वो ईएम वेव या इंफ्रारेड रेज, या फिर इसको रेडिएशन वेव कह सकते हैं, या फिर एक बायो में हम इसको अच्छे से बोले तो इसे कहेंगे हम हीट वेव। फिर से बोलते हैं, रेडिएशन में हीट वेव के थ्रू बॉडी का हीट लॉस होता है। उसके बाद आता है इवापोरेशन में क्या होता है, जो पसीना आया और वो आसपास के बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो गया। क्योंकि वो आसपास के बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया है तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है और इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता है। तो क्या क्या मेथड है, कंडक्शन वाया कॉन्टैक्ट, कन्वेक्शन एयर के मीडियम से, रेडिएशन इसका मीडियम है हीट वेव, और एक है इवापोरेशन। तो इस तरह से बॉडी टेम्परेचर ख़त्म होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे फीवर के पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, दैट इज़ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कि जब फीवर होता है तो हमें पेशेंट को क्या क्या खाने में देना चाहिए। सबसे पहले तो जब फीवर होता है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीवर होता है। बोले तो BMR बढ़ता है और O2 कंजप्शन बढ़ता है। O2 कंजप्शन की वजह से कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइज होता है और ख़त्म होते रहता है। तो इसको कंप्रेस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा हाई कैलोरी डाइट में हम क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जैसे हम मिल्क ले लेंगे, उसके बाद ब्रेड लेंगे, राइस लेंगे। उसके बाद हाई कैलोरी डाइट में सबसे पहले तुम यहाँ पे भी एक बात बोलना था कि पर डिग्री सेंटीग्रेड 13% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है और पर डिग्री फ़ारेनहाइट 6% O2 कंजप्शन बढ़ता है। यानी बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के साथ इतना ज़्यादा रेट में O2 कंजप्शन बढ़ जाता है और इस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट लॉस होगा और बॉडी में कैलोरी का डिमांड पड़ेगा। तो हमें हाई कैलोरी डाइट लेना है। हाई कैलोरी डाइट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट अभी वीक है और उसका सारा सिस्टम स्लो डाउन है, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ स्लो है, क्योंकि फीवर हो जाने की वजह से बॉडी वीक पड़ जाता है। और क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है तो हम इजीली डाइजेस्टेबल और ईटेबल पैलेटेबल फूड लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट को 3 लीटर पर 24 आवर्स एक्स्ट्रा फ्लूइड पिलाएं। फ्लूइड में हम पानी के साथ साथ जूस को भी प्रेफर करेंगे। जूस को ऐसे भी हमें प्रेफर करना है क्योंकि पेशेंट का फीवर हाई है तो हमें उसे कुछ ठंडा ड्रिंक्स देना है। तो ठंडे ड्रिंक्स में हम उसे कोल्ड ड्रिंक और लिम्का ना पिला के
फ्रूट जूस पिलाने वाले हैं, इसके वजह से उस पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा और फ्लूइड कंटेंट बढ़ने के साथ साथ उसका यूरिनेशन बढ़ेगा और उससे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि O2 कंजप्शन के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो हर मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। बाकी इस कैलोरी डाइट में हमें स्पेशल ध्यान रखना है, अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन एक वर्ड होता है इंडिकेशन और एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब वो साइन और सिम्टम्स जो उस पेशेंट को वो मेडिसिन प्रीफर करने के लिए सिग्नल कर रहा हो, यानी अगर पेशेंट में कोई साइन और सिम्टम है यानी उस मेडिसिन को उसको लेना चाहिए। वेरएज कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो साइन और सिम्टम्स है जो उस मेडिसिन को ना लेने के लिए प्रीफर कर रहा हो। इंडिकेट टू टेक मेडिसिन, indicate to not take that medicine or prescription, that is contraindication and indication। इस तरह से हमारा टेम्परेचर टॉपिक ख़त्म होता है। देखते हैं इसमें अगर फीवर भी ऐड हो सके तो। बाकी तब तक के लिए बाय।